हेलो दोस्तों, स्वागत है किताबी कैस्ट पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी, प्यार और नैतिकता के जो नियम आज हम मान रहे हैं, वो आखिर किसने बनाए हैं? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? क्या आज के जमाने में ये नियम उतने ही सही हैं जितने 100 साल पहले थे? आज हम एक ऐसी ही किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अपने समय में दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। ये किताब है महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल की मैरिज एंड मॉरल्स। दोस्तों, ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम बर्ट्रैंड रसेल के विचारों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ रुक रुक कर भी सुन सकें। इस ऑडियो बुक में हम शादी के इतिहास से लेकर प्यार, जलन, तलाक और भविष्य के रिश्तों तक हर पहलू पर खुलकर बात करेंगे। ये ऑडियो बुक आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ इस वैचारिक सफर पर और जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल ने आज से लगभग 100 साल पहले जो बातें कही थीं, वो आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। अध्याय नंबर 1, शादी का पिंजरा या एक प्यारा घर। इतिहास की सबसे प्रमुख बहस। क्या शादी वाकई दो दिलों का मेल है या फिर समाज को चलाने के लिए बनाया गया एक समझौता? चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी हम शादी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद दो लोगों का प्यार, एक खूबसूरत सा घर, बच्चे और एक खुशहाल परिवार। फिल्मों और कहानियों ने हमें यही सिखाया है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि शादी की ये संस्था, ये रिवाज आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से प्यार पर आधारित था? बर्ट्रैंड रसेल हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाते हैं जहां शादी का मतलब प्यार नहीं बल्कि जरूरत और अधिकार था। हजारों साल पहले जब इंसान ने खेती करना सीखा और एक जगह बसना शुरू किया, तो एक नई चीज का जन्म हुआ और वो थी निजी संपत्ति, यानी मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा अनाज। अब सवाल ये उठा कि ये संपत्ति मेरे बाद किसकी होगी? यहीं से पिता के अधिकार का विचार पैदा हुआ। एक पुरुष को यह सुनिश्चित करना था कि उसकी संपत्ति उसी के बच्चे को मिले, किसी और के बच्चे को नहीं। और ये सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका था एक औरत पर पूरा अधिकार रखना। यहीं से शादी की संस्था का जन्म हुआ, जो शुरुआत में एक औरत को एक मर्द की संपत्ति बनाने का एक कानूनी और सामाजिक तरीका था। उस दौर में शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं था। एक औरत की सबसे अहम नैतिकता ये मानी जाती थी कि वो अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार रहे, ताकि वंश शुद्ध रहे और संपत्ति सही वारिस तक पहुंचे। लेकिन मर्दों के लिए ऐसे कोई सख्त नियम नहीं थे। समाज पूरी तरह से पुरुष प्रधान था। औरत का काम घर संभालना और बच्चे पैदा करना था, जबकि मर्द बाहर के काम करता था। इस व्यवस्था में औरत की अपनी कोई पहचान, अपनी कोई मर्जी नहीं थी। उसकी खुशी या नाखुशी कोई मायने नहीं रखती थी। उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उसके पति और परिवार की इज्जत के लिए था। रसेल कहते हैं कि यह सोचना कि पुराने जमाने में परिवार बहुत सुखी और नैतिक थे, एक बहुत विशाल भ्रम है। उस तथाकथित नैतिकता की नींव औरत के दमन और उसकी आज़ादी को छीनने पर रखी गई थी। उस समय प्यार को शादी का आधार मानना एक तरह का पागलपन समझा जाता था। शादियां परिवारों के बीच सौदे की तरह होती थीं, जिनमें संपत्ति, जमीन और सामाजिक रुतबे का लेन देन होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला। औद्योगिक क्रांति हुई, शहर बसे और लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। खासकर औरतों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्हें अध्ययन करने और काम करने के मौके मिलने लगे। जब औरतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगीं, तो वो मर्दों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहीं। इसी दौरान समाज में एक नई सोच ने जन्म लिया, जिसे हम रोमांटिक लव या प्रेम विवाह कहते हैं। ये विचार के शादी किसी सौदे या मजबूरी पर नहीं, बल्कि दो लोगों के आपसी प्यार और पसंद पर आधारित होनी चाहिए। ये एक क्रांतिकारी विचार था। लोगों ने अब अपनी खुशी को भी अहमियत देना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा जीवन साथी चाहते थे जिसके साथ वो सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपने सुख दुख बांट सकें। ये शादी की परिभाषा में एक बहुत अहम बदलाव था। अब शादी सिर्फ वंश चलाने या संपत्ति की सुरक्षा का जरिया नहीं रही, बल्कि व्यक्तिगत खुशी और भावनात्मक लगाव का प्रतीक बन गई। बर्ट्रैंड रसेल इस बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन वो हमें एक और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वो कहते हैं कि हमने प्यार को शादी का आधार तो बना लिया, लेकिन हम आज भी उन पुरानी नैतिक धारणाओं से चिपके हुए हैं जो उस जमाने में बनी थी जब शादी का प्यार से कोई वास्ता नहीं था। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि शादी हमेशा के लिए होनी चाहिए, चाहे उसमें प्यार बचे या ना बचे।
हम आज भी बेवफाई को सबसे विशाल पाप मानते हैं और तलाक को एक सामाजिक कलंक की तरह देखते हैं। रसल सवाल उठाते हैं कि अगर शादी प्यार पर आधारित है, तो जब प्यार ही खत्म हो जाए तो उस रिश्ते को जबरदस्ती ढोने का क्या मतलब है? क्या ये अनैतिक नहीं है कि दो लोग जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, समाज के डर से एक छत के नीचे घुट-घुट कर जी रहे हों? वो कहते हैं कि असली नैतिकता ये नहीं है कि आप सामाजिक नियमों का आंख बंद करके पालन करें, बल्कि असली नैतिकता ये है कि आप अपने और दूसरों के जीवन को खुशी और सम्मान के साथ जीने दें। तो आखिर शादी क्या है? एक पिंजरा जिसमें दो लोग समाज के नियमों में बंद कर रह जाते हैं, या एक प्यारा सा घर जिसे दो लोग मिलकर अपने प्यार और सम्मान से बनाते हैं? रसल के अनुसार ये दोनों हो सकती हैं। अगर शादी पुरानी दमनकारी सोच और झूठी नैतिकता पर आधारित है, तो वो एक पिंजरे से भी बदतर है। लेकिन अगर वो दो आज़ाद इंसानों के बीच बराबरी, प्यार, सम्मान और दोस्ती का रिश्ता है, तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ बन सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी शादी को क्या बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, जो कि इस रिश्ते में एक और किरदार है जो सब कुछ बदल देता है। वो है पिता। पिता की भूमिका परिवार में क्या होती है? क्या वो सिर्फ एक नाम है या परिवार का मजबूत स्तंभ? समाज के बदलने के साथ एक पिता की जिम्मेदारियां और उसकी पहचान कैसे बदली है? क्या आज भी पिता का वही स्थान है जो 100 साल पहले था? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां हम परिवार में एक मर्द की बदलती पहचान को और गहराई से समझेंगे। अध्याय नंबर 2, पिता का साया या सिर्फ एक नाम, परिवार में मर्द की बदलती पहचान। पिता बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा पिता बनना बहुत मुश्किल। पिछले अध्याय में हमने बात की कि कैसे शादी की शुरुआत निजी संपत्ति और वंश को आगे ले जाने की जरूरत से हुई थी। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में था एक पुरुष, एक पिता। पिता का परिवार में होना ही उस परिवार के अस्तित्व की गारंटी हुआ करता था। प्राचीन समाजों में पिता सिर्फ एक जैविक पिता नहीं होता था, बल्कि वो परिवार का मालिक, रक्षक और एकमात्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता था। उसकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती थी। उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, न उसकी पत्नी, न उसके बच्चे। परिवार की पूरी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उसी पर निर्भर करती थी। इसी वजह से पितृसत्ता नामक व्यवस्था ने जन्म लिया, जहां सत्ता पिता से बेटे को मिलती थी और औरतें इस पूरी व्यवस्था में हाशिए पर थीं। उस समय एक पिता की सबसे प्रमुख चिंता ये होती थी कि उसका बच्चा उसी का है। इसी चिंता ने औरतों पर सख्त नैतिक बंधन लगाए ताकि वंश की पवित्रता बनी रहे। बर्ट्रैंड रसेल बताते हैं कि पिता का ये पारंपरिक रोल हजारों सालों तक लगभग एक जैसा ही रहा। पिता का मतलब था अनुशासन, डर और सम्मान। पिता और बच्चों के बीच एक दूरी होती थी। पिता से प्यार की उम्मीद कम और आज्ञा पालन की उम्मीद ज्यादा की जाती थी। बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी माँ की होती थी। पिता का काम बस परिवार के लिए कमाना और उन्हें सुरक्षा देना था। वो बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, उनके साथ अपनी भावनाएं नहीं बांटते थे। उनका रिश्ता एक शासक और प्रजा जैसा ज्यादा था। इस व्यवस्था ने समाज को एक स्थिरता तो दी, लेकिन इसने पुरुषों से उनकी भावनात्मक दुनिया छीन ली। एक मर्द को हमेशा मजबूत, कठोर और भावनाहीन बने रहने के लिए मजबूर किया गया। अगर कोई मर्द अपनी भावनाएं दिखाता, रोता या नरम दिल होता, तो उसे कमजोर समझा जाता था। उसे सिखाया जाता था कि उसका काम भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि व्यावहारिक और तार्किक होना है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, औद्योगिकीकरण हुआ और परिवार की संरचना में बदलाव आया, पिता की भूमिका भी बदलने लगी। जब औरतें भी काम करने लगीं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुईं, तो परिवार चलाने की सारी जिम्मेदारी अकेले मर्द के कंधों पर नहीं रही। अब परिवार में निर्णय अकेले पिता नहीं लेता था, बल्कि पति और पत्नी मिलकर लेने लगे। इसके साथ ही मनोविज्ञान और बाल विकास की समझ ने लोगों को ये सिखाया कि बच्चों की परवरिश में पिता की भावनात्मक भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी माँ की। अब पिता सिर्फ एक अनुशासन का प्रतीक नहीं रह गया था। अब वो एक दोस्त, एक गाइड और एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके साथ बच्चे अपनी बातें शेयर कर सकते थे। पिता की पहचान अब सिर्फ कमाने वाले की नहीं, बल्कि परवरिश करने वाले की भी बन गई। रसेल इस बदलाव को बहुत सकारात्मक मानते हैं। वो कहते हैं कि एक पिता का अपने बच्चों के साथ प्यार और दोस्ती का रिश्ता होना बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब एक पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताता है, उनके साथ खेलता है, उनकी बातें सुनता है, तो वो ना सिर्फ बच्चों को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, बल्कि वो खुद भी भावनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध होता है। वो उस कठोरता के खोल से बाहर आता है जो समाज ने उस पर थोप दी थी। वो अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखता है। लेकिन रसेल हमें चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि आज के आधुनिक समाज में एक नया खतरा पैदा हो रहा है।
कुछ समाजों में जहां तलाक की दर अधिक हो रही है और परिवार टूट रहे हैं, वहां पिता की भूमिका कमजोर होती जा रही है। कई बार बच्चे सिर्फ अपनी मां के साथ जीवन गुजारते हैं और पिता उनकी जिंदगी से लगभग गायब हो जाता है। रसेल का मानना है कि बच्चों के जीवन में मां और पिता दोनों का होना बेहद जरूरी है। वो कहते हैं कि राज्य या सरकार कभी भी एक पिता की जगह नहीं ले सकती। एक पिता अपने बच्चों को जो सुरक्षा, प्यार और पहचान देता है, वो कोई और नहीं दे सकता। वो इस बात पर जोर देते हैं कि समाज को ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे तलाक के बाद भी पिता अपने बच्चों की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल रह सके। पिता का रोल सिर्फ आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी भावनात्मक उपस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज के पिता के सामने एक नई चुनौती है। उसे एक तरफ तो पारंपरिक रूप से परिवार का रक्षक और प्रदाता बनना है, और दूसरी तरफ उसे एक आधुनिक, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से मिला हुआ पिता भी बनना है। उसे इन दोनों भूमिकाओं में संतुलन बनाना सीखना होगा। उसे ये समझना होगा कि असली मर्दानगी अपनी सत्ता दिखाने में नहीं, बल्कि अपने परिवार को प्यार और सम्मान देने में है। लेकिन परिवार की इस बदलती तस्वीर के पीछे एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने से आज भी समाज कतराता है। वो विषय है प्यार और सेक्स का। समाज ने इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन क्यों बना दिया है? क्यों प्यार को पवित्र और सेक्स को अपवित्र माना जाता है? क्या ये नैतिकता सही है या महज एक ढोंग? इन सारे सवालों की गांठ हम खोलेंगे अगले अध्याय में और जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो कोई नहीं करता। अध्याय नंबर 3, वो बातें जो कोई नहीं करता। समाज ने प्यार और सेक्स को क्यों दुश्मन बना दिया? जिस चीज से इंसान का अस्तित्व है, उसी पर बात करना समाज में सबसे विशाल गुनाह क्यों है? अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे समाज में अक्सर पर्दे के पीछे रखा जाता है। ये एक ऐसा विषय है जो इंसान की सबसे बुनियादी प्रवृत्तियों से संबंधित है, लेकिन जिस पर खुलकर बात करने में हमें शर्म और झिझक महसूस होती है। ये विषय है सेक्स का। बर्ट्रैंड रसेल अपनी किताब में बहुत साहस के साथ इस विषय पर बात करते हैं और उन पारंपरिक नैतिक धारणाओं पर सवाल उठाते हैं जिन्होंने प्यार और सेक्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। रसेल कहते हैं कि इतिहास में ज्यादातर सभ्यताओं ने सेक्स को सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक प्रक्रिया के तौर पर देखा। इसे आनंद, खुशी या दो लोगों के बीच भावनात्मक लगाव का माध्यम नहीं माना गया। खासकर ईसाई धर्म और कई अन्य धार्मिक परंपराओं ने सेक्स को एक पाप की तरह प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि शारीरिक सुख इंसान को ईश्वर से दूर ले जाता है और उसे नैतिक रूप से भ्रष्ट करता है। इसीलिए सेक्स पर करे से करे नियम बनाए गए। इसे सिर्फ शादी के बंधन के अंदर, और वो भी केवल संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से ही जायज ठहराया गया। इस सोच ने समाज में एक बहुत गहरी और हानिकारक मानसिकता को जन्म दिया। लोगों को ये सिखाया गया कि उनकी यौन इच्छाएं गंदी और शर्मनाक हैं। उन्हें अपनी इन भावनाओं को दबाना चाहिए। खासकर औरतों के लिए तो नियम और भी ज्यादा सख्त है। एक औरत से ये उम्मीद की जाती थी कि वो पूरी तरह से पवित्र और निष्काम हो। अगर वो अपनी यौन इच्छाओं को जाहिर करती तो उसे चरित्रहीन मान लिया जाता था। इस दमनकारी माहौल का नतीजा ये हुआ कि सेक्स से संबंधित हर विषय एक रहस्य और अज्ञानता के अंधेरे में डूब गया। माता पिता अपने बच्चों से इस बारे में कभी बात नहीं करते थे। स्कूलों में भी इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस अज्ञानता की वजह से लोगों में सेक्स को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां और डर पैदा हो गए। लोगों को ये नहीं पता था कि एक स्वस्थ यौन जीवन क्या होता है। इस चुप्पी ने यौन शोषण और मानसिक कुंठा जैसी गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया। बर्ट्रैंड रसेल इस पूरी नैतिकता को पाखंड और अमानवीय कहते हैं। वो तर्क देते हैं कि सेक्स इंसान की एक स्वाभाविक और स्वस्थ जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे भूख और प्यास। इसे दबाने या इसे पाप समझने की कोशिश करना इंसान की प्रकृति के खिलाफ जाना है। वो कहते हैं कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दो लोगों के बीच प्यार, स्नेह और अंतरंगता को व्यक्त करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका भी है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच का शारीरिक संबंध उनके भावनात्मक रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। ये उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि लाता है। रसेल इस बात पर जोर देते हैं कि प्यार और सेक्स को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों का होना जरूरी है। जहां सिर्फ सेक्स है और प्यार नहीं, वो रिश्ता खोखला है। और जहां सिर्फ प्यार है लेकिन शारीरिक अंतरंगता को दबाया जाता है, वहां अक्सर कुंठा और दूरियां पैदा हो जाती हैं। रसेल उस समय की एक और अहम क्रांति के बारे में बात करते हैं और वो है गर्भ निरोधक तरीकों का आविष्कार। वो कहते हैं कि गर्भ निरोधकों ने इंसान को पहली बार ये आज़ादी दी कि वो सेक्स को संतान उत्पत्ति के डर से अलग करके देख सके। अब दो लोग बिना बच्चा पैदा होने की चिंता के एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से मिल सकते थे। रसेल के अनुसार ये एक बहुत विशाल कदम था जिसने शादी और रिश्तों की पूरी परिभाषा को बदलने की क्षमता रखी। अब औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं थी, वो भी अपने यौन जीवन का आनंद ले सकती थीं। इससे पति पत्नी के रिश्ते में बराबरी और दोस्ती का भाव और भी मजबूत हो सकता था। लेकिन समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। पारंपरिक नैतिकता के ठेकेदारों ने गर्भ निरोध का घोर विरोध किया।
उन्हें डर था कि इससे समाज में अनैतिकता फैल जाएगी और लोग शादी के बाहर भी संबंध बनाने लगेंगे। रसेल इस डर को बेबुनियाद बताते हैं। वो कहते हैं कि असली नैतिकता डराकर या नियम थोपकर नहीं लाई जा सकती। असली नैतिकता तब आती है जब इंसान को सही ज्ञान और सही शिक्षा दी जाती है। वो वकालत करते हैं कि बच्चों और युवाओं को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें उनके शरीर, उनकी भावनाओं और स्वस्थ रिश्तों के बारे में वैज्ञानिक और ईमानदार जानकारी मिलनी चाहिए। जब लोगों को सही जानकारी होगी तो वो अपने बारे में बेहतर और जिम्मेदार फैसले ले पाएंगे। वो कहते हैं कि सेक्स को पाप या शर्म की नज़र से देखना बंद करना होगा। इसे जीवन के एक सामान्य और महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां रिश्ते डर या मजबूरी पर नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और समझ पर टिके होंगे। लेकिन प्यार और सेक्स से भरे इस रिश्ते में एक और भावना है जो अक्सर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। वो भावना है जलन। क्या जलन वाकई प्यार की निशानी है या ये रिश्ते में घोला गया सबसे खतरनाक जहर है? क्यों होती है हमें जलन और क्या इससे बचा जा सकता है? इन सवालों की तह तक हम पहुंचेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, जलन की आग। क्या ये प्यार की निशानी है या रिश्ते का जहर? वो कहते हैं कुछ जलन तो प्यार में जरूरी है, लेकिन क्या हो जब ये जलन आपके रिश्ते को ही जलाने लगे? क्या आपने कभी अपने पार्टनर का फोन चोरी छिपे चेक किया है? या जब वो किसी और से हंसकर बात कर रहे हों तो आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इस भावना को हम जलन या ईर्ष्या कहते हैं। हमारे समाज में, खासकर फिल्मों और कहानियों में, जलन को अक्सर प्यार की गहराई से साथ में रखकर दिखाया जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको जलन होगी ही। अगर आपको जलन नहीं होती तो शायद आपके प्यार में ही कोई कमी है। लेकिन क्या ये सच है? बर्ट्रैंड रसेल इस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि जलन प्यार की निशानी नहीं बल्कि असुरक्षा, अधिकार की भावना और आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है। ये एक बहुत ही विनाशकारी भावना है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी अंदर से खोखला कर सकती है। रसेल जलन की मूल को समझने के लिए हमें फिर से इतिहास में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि जलन की भावना का गहरा संबंध निजी संपत्ति और पितृसत्तात्मक समाज से है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की, जब शादी का मतलब एक औरत पर मर्द का मालिकाना हक था, तो मर्द के लिए ये बहुत जरूरी था कि उसकी पत्नी सिर्फ उसी की होकर रहे। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई और उसकी संपत्ति पर कब्जा ना कर ले। इसी डर और अधिकार की भावना से जलन ने जन्म लिया। एक मर्द की जलन को उसकी मर्दानगी और इज्जत से मिला दिया गया। अगर उसकी पत्नी किसी और मर्द की तरफ देखती भी थी तो इसे उसके सम्मान पर हमला माना जाता था। दूसरी तरफ औरतों की जलन को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था क्योंकि समाज में उनका दर्जा कम था और मर्दों को एक से ज़्यादा रिश्ते रखने की सामाजिक छूट मिली हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जलन की नींव प्यार पर नहीं बल्कि अधिकार और असमानता पर रखी गई थी। रसेल आधुनिक रिश्तों में जलन के मनोवैज्ञानिक कारणों का भी विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि जलन के पीछे सबसे मुख्य कारण होता है असुरक्षा का भाव। जब हमें डर लगता है कि हमारा पार्टनर हमें त्याग कर चला जाएगा, जब हमें लगता है कि हम उसके लिए काफ़ी अच्छे नहीं हैं, या जब हमें किसी और से अपनी तुलना करने की आदत होती है, तो जलन पैदा होती है। ये हमारे अंदर के डर की आवाज़ है। दूसरा मुख्य कारण है अधिकार जताने की प्रवृत्ति। कई लोग अपने पार्टनर को अपनी जागीर समझते हैं। वो ये मानते हैं कि उनका अपने पार्टनर के समय, उसके दोस्तों और उसकी भावनाओं पर पूरा हक है। जब उन्हें लगता है कि उनका ये हक कोई और छीन रहा है तो वो जलने लगते हैं। वो प्यार और कब्जे के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। प्यार आज़ादी देता है जबकि कब्जा पंख काट देता है। रसेल हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि जलन दो तरह की होती है, एक सामान्य जलन और दूसरी विक्षिप्त जलन। सामान्य जलन वो है जो कभी कभी किसी खास परिस्थिति में महसूस होती है, लेकिन हम उस पर काबू पा लेते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारी असुरक्षा की वजह से है और हम अपने पार्टनर से बात करके इसे सुलझा लेते हैं। लेकिन विक्षिप्त जलन एक बीमारी की तरह है। इसमें इंसान हर समय शक करता है। वो अपने पार्टनर की जासूसी करता है, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है और उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये जलन रिश्ते को धीरे धीरे एक जेल में बदल देती है, जहां प्यार और विश्वास की जगह सिर्फ शक और घुटन रह जाती है। रसेल कहते हैं कि ऐसी जलन का प्यार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये एक मानसिक समस्या है जिसका इलाज ज़रूरी है। अगर आप अपने रिश्ते को जलन की इस आग से बचाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका है आपसे विश्वास और सम्मान। तो सवाल ये उठता है कि हम इस विनाशकारी भावना से कैसे बचें। रसेल कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देते हैं। सबसे पहले हमें अपने आत्मविश्वास पर काम करना होगा। हमें यूँ समझना होगा कि हमारी खुशी और हमारा मूल्य किसी और के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। हम अपने आप में पूर्ण हैं।
दूसरा, हमें अपने पार्टनर पर विश्वास करना सीखना होगा। शक करने से पहले 100 बार सोचना होगा। याद रखिए, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। तीसरा, हमें अपने पार्टनर को स्पेस देना होगा, उसकी आज़ादी का सम्मान करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे अलावा भी उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसके अपने दोस्त हैं और उसके अपने शौक हैं। और सबसे ज़रूरी बात, संवाद। अगर आपके मन में कोई असुरक्षा या शक है, तो उसे अपने अंदर रखने की बजाय अपने पार्टनर से खुलकर और ईमानदारी से बात करें। अक्सर बातें करने से विशाल गलतफहमी दूर हो जाती है। रसल का अंतिम संदेश यह है कि सच्चा प्यार जलन से मुक्त होता है। वो अधिकार नहीं जताता, बल्कि आज़ादी देता है। वो शक नहीं करता, बल्कि विश्वास करता है। वो बांधता नहीं, बल्कि साथ उड़ना सिखाता है। लेकिन जिस प्यार की हम इतनी बातें कर रहे हैं, वो प्यार शादी के बाद वैसा ही क्यों नहीं रहता जैसा शादी से पहले होता है? क्यों आई लव यू तो धीरे धीरे आप समझते क्यों नहीं में बदल जाता है? क्या प्यार सच में अंधा होता है? इस दिलचस्प पहेली को हम सुलझाएंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5। प्यार अंधा क्यों होता है? शादी से पहले और शादी के बाद के प्यार का सच। जब प्यार की सुनहरी धूप शादी की हकीकत से टकराती है, तो क्या होता है? प्यार अंधा होता है। ये कहावत हम सब ने हजारों बार सुनी होगी। जब हम किसी के प्यार में होते हैं, तो हमें उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। उसका हर अंदाज हमें अच्छा लगता है, उसकी हर आदत हमें प्यारी लगती है। दुनिया रंगीन हो जाती है और भविष्य सपनों जैसा सुंदर दिखाई देता है। इसे ही हम रोमांटिक लव कहते हैं। ये एक बहुत ही तीव्र और नशीली भावना है। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि यह भावना इंसान के लिए जरूरी है। ये जीवन में उत्साह और रोमांच लाती है, लेकिन वो हमें एक बहुत अहम चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इस अंधे प्यार के आधार पर शादी का फैसला करना जिंदगी की सबसे अहम भूल हो सकती है, क्योंकि ये नशा, ये दीवानगी हमेशा नहीं रहती। जब शादी की हकीकत सामने आती है, जब जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, तो ये गुलाबी चश्मा उतर जाता है और तब हमें अपने पार्टनर की वो सच्चाई भी दिखती है जो प्यार के अंधेपन में छुपी हुई थी। रसेल शादी से पहले और शादी के बाद के प्यार के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। शादी से पहले का प्यार अक्सर एक कल्पना पर आधारित होता है। हम अपने पार्टनर का एक आदर्श रूप अपने मन में बना लेते हैं और उसी से प्यार करते हैं। हम मुलाकातों के लिए सबसे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं और अपना सबसे अच्छा पक्ष ही एक दूसरे को दिखाते हैं। ये एक तरह से फिल्म के ट्रेलर जैसा है, जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन शादी पूरी फिल्म की तरह है, जिसमें अच्छे दृश्यों के साथ साथ बोरिंग और मुश्किल सीन भी होते हैं। शादी के बाद आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहते हैं। आप एक दूसरे को तब भी देखते हैं जब आप थके हुए होते हैं, बीमार होते हैं या गुस्से में होते हैं। आपको एक दूसरे की सिर्फ अच्छी आदतें ही नहीं, बल्कि बुरी आदतें भी पता चलती हैं। आपको घर के बिल भरने होते हैं, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और एक दूसरे के परिवारों के साथ तालमेल बिठाना होता है। यहीं आकर ज्यादातर रिश्ते डगमगा जाते हैं। जिन लोगों ने ये सोचा था कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी किसी रोमांटिक फिल्म की तरह चलेगी, उन्हें जबरदस्त झटका लगता है। वो एक दूसरे से शिकायत करने लगते हैं कि तुम बदल गए हो, जबकि सच ये है कि कोई बदला नहीं है, बस अब हकीकत सामने आ गई है। रसेल कहते हैं कि एक सफल शादी सिर्फ रोमांटिक प्यार पर नहीं टिक सकती। उसके लिए प्यार के एक ज्यादा गहरे और मजबूत रूप की जरूरत होती है, जिसे वो स्नेह या अगापे कहते हैं। ये वो प्यार है जो एक दूसरे की कमियों को जानने के बाद भी बना रहता है। ये वो प्यार है जो जुनून से ज्यादा दोस्ती और साझेदारी पर आधारित होता है। इसमें एक दूसरे के प्रति गहरी समझ, सम्मान और देखभाल का भाव होता है। ये वो प्यार है जिसमें आप जानते हैं कि आपका पार्टनर परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे उसके असल रूप में स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। रसल का मानना है कि शादी से पहले लोगों को एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को सिर्फ डेटिंग के माहौल में ही नहीं, बल्कि सामान्य जिंदगी की परिस्थितियों में भी जान सकें। उन्हें एक दूसरे की आदतों, विचारों और जीवन के लक्ष्यों के बारे में ईमानदारी से बात करनी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि क्या वो सिर्फ एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं या वाकई एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। रसेल तो यहाँ तक सुझाव देते हैं कि लोगों को शादी से पहले कुछ समय साथ रहकर भी देखना चाहिए, जिसे आज हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, ताकि वो शादी की जिम्मेदारियों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। उनके समय में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था,
लेकिन आज ये दुनिया के कई हिस्सों में एक आम बात हो चुकी है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये जानना है कि क्या आप दोनों जीवन भर की साझेदारी के लिए वाकई में एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। रसेल कहते हैं कि अगर आप अपनी शादी को हमेशा खुशहाल रखना चाहते हैं तो सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। आपको अपने रिश्ते में दोस्ती, सम्मान और आपसी हितों को भी जिंदा रखना होगा। अपने शौक और अपनी पहचान को शादी के बाद खोने मत दीजिए। एक दूसरे को आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनिए। छोटी छोटी बातों पर संघर्ष करने की जगह विशाल तस्वीर को देखिए। याद रखिए, शादी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी प्यार का जुनून कम होगा तो कभी जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके रिश्ते की नींव दोस्ती और सम्मान पर रखी गई है तो आप हर तूफान का सामना एक साथ कर सकते हैं। पर क्या हो अगर सारी कोशिशों के बाद भी रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म हो जाए, जब साथ रहना एक सजा बन जाए, तो क्या तब भी समाज के डर से उस रिश्ते को ढोते रहना चाहिए या फिर अलग हो जाना ही बेहतर है? इसी मुश्किल सवाल पर हम बात करेंगे अगले अध्याय में, जब रास्ते अलग हो जाएं। अध्याय नंबर 6, जब रास्ते अलग हो जाएं। क्या तलाक एक अंत है या एक नई शुरुआत? एक रिश्ते का समाप्त होना दुखद है, लेकिन एक समाप्त हुए रिश्ते में रहना उससे भी ज्यादा दुखद है। तलाक ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे समाज में एक नकारात्मकता का माहौल बन जाता है। इसे एक असफलता, एक त्रासदी और एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिन लोगों का तलाक होता है, खासकर औरतों को, उन्हें दया या आलोचना की नज़र से देखा जाता है। ये माना जाता है कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। बर्ट्रैंड रसेल इस पारंपरिक सोच पर एक बहुत ही तार्किक और मानवीय दृष्टिकोण से प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि तलाक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई बार एक दुखद रिश्ते का जरूरी इलाज होता है। वो मानते हैं कि एक ऐसी शादी में जबरदस्ती बंधे रहना, जहां प्यार, सम्मान और खुशी खत्म हो चुकी है, वो न सिर्फ उन दो लोगों के लिए बल्कि उनकी बच्चों के लिए भी ज्यादा हानिकारक है। रसेल हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब ज्यादातर देशों में तलाक लेना लगभग असंभव था। कानून बहुत सख्त थे और तलाक सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही मिल सकता था, जैसे कि व्यभिचार या क्रूरता। इसका नतीजा ये होता था कि हजारों लाखों लोग नाखुश और जहरीले रिश्तों में फंसे रहते थे। घर का माहौल संघर्ष और नकारात्मकता से भरा रहता था। पति पत्नी एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते थे। रसेल सवाल पूछते हैं कि क्या ये नैतिकता है? क्या समाज को ये हक है कि वो दो इंसानों को उनकी मर्जी के खिलाफ जीवन भर के लिए एक साथ रहने पर मजबूर करे? वो कहते हैं कि ये सरासर क्रूरता है। एक ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है जो अंदर से मर चुकी हो। ऐसा करना इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी के अधिकार का हनन है। रसेल इस बात पर जोर देते हैं कि जिस समाज में शादी व्यक्तिगत प्रेम और खुशी पर आधारित है, उस समाज में लोगों को ये अधिकार भी होना चाहिए कि अगर वो रिश्ता उन्हें खुशी नहीं दे रहा है तो वो उससे सम्मानपूर्वक बाहर निकल सकें। वो आसान तलाक कानूनों की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि अगर दो लोग आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो कानून को उनके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे हैं तो मामला कुछ जटिल हो जाता है। रसेल इस बात को स्वीकार करते हैं कि तलाक का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि बच्चों वाले कपल्स को अलग होने का फैसला बहुत सोच समझकर और जिम्मेदारी से लेना चाहिए। उन्हें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि उनके रिश्ते को बचाया जा सके। लेकिन अगर सारी कोशिशों के बाद भी साथ रहना असंभव हो तो रोज-रोज के संघर्ष वाले माहौल में बच्चों की परवरिश करने से बेहतर है कि माता-पिता शांति से अलग हो जाएं। एक घर जहां हर रोज तनाव, गुस्सा और नफरत का माहौल हो, वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ऐसे माहौल में जीवन गुजारने वाले बच्चे अक्सर असुरक्षित, डरे हुए और गुस्सैल हो जाते हैं। उनके मन में रिश्तों को लेकर एक नकारात्मक छवि बन जाती है। इसकी तुलना में अगर माता-पिता अलग होकर भी बच्चों की परवरिश मिलकर और प्यार से करते हैं, तो बच्चे सदमे से कहीं बेहतर तरीके से उभर सकते हैं। रसेल का मानना है कि तलाक के बाद भी माता-पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उन्हें अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। समाज को भी तलाकशुदा लोगों को, खासकर औरतों को, पूरा सहयोग और सम्मान देना चाहिए ताकि वो एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकें। रसेल तलाक को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखते हैं।
ये एक मौका है अपनी गलतियों से सीखने का और भविष्य में एक ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल रिश्ता बनाने का। वो कहते हैं कि एक असफल शादी का मतलब ये नहीं है कि आप एक असफल इंसान हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था। हमें ये समझना होगा कि इंसान बदलते हैं, उनकी ज़रूरतें बदलती हैं और कभी-कभी दो अच्छे लोग भी एक साथ नहीं रह पाते। इसमें किसी को दोषी ठहराने के बजाय हमें स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। तलाक का डर लोगों को एक खराब रिश्ते में कैद रखने का हथियार नहीं बनना चाहिए। जब हम तलाक को एक सामाजिक कलंक की बजाय एक व्यक्तिगत चॉइस के रूप में देखना शुरू कर देंगे, तभी हम एक ज्यादा ईमानदार और मानवीय समाज बना पाएंगे। लेकिन यह सब बदलाव तभी संभव है जब हमारे रिश्ते आज के जमाने की सच्चाई को स्वीकार करें। क्या आज के रिश्ते और आज के नियम एक दूसरे से मेल खाते हैं? क्या हम वाकई एक नए जमाने के लिए तैयार हैं? इन सवालों पर हम गौर करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7। आज के रिश्ते, आज के नियम। क्या हम नए जमाने के लिए तैयार हैं? दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, तो फिर रिश्तों के नियम वही पुराने क्यों रहें? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं आया। तकनीक ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। हम मीलों दूर बैठे लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं। जानकारी हमारी उंगलियों पर है और महिलाओं की समाज में भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा है। ये सारे बदलाव हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल ने आज से 100 साल पहले ही इस बदलाव को भांप लिया था। उन्होंने कहा था कि पुराने समय के लिए बनाए गए शादी और नैतिकता के नियम अब आधुनिक समाज पर लागू नहीं किए जा सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो समाज में सिर्फ पाखंड, कुंठा और दुख ही अधिक होगा। हमें आज के समय की सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा और अपने रिश्तों के लिए नए, ज्यादा तार्किक और मानवीय नियम बनाने होंगे। आज के रिश्तों की सबसे अहम सच्चाई है बराबरी का सिद्धांत। आज औरतें शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपने जीवन के फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। वो अब किसी पुरुष की संपत्ति नहीं है, बल्कि एक बराबर की भागीदार है। इसलिए आज का कोई भी रिश्ता तभी सफल हो सकता है जब वो पति पत्नी के बीच पूर्ण बराबरी पर आधारित हो। इसमें आर्थिक फैसलों से लेकर घर के काम और बच्चों की परवरिश तक हर चीज में दोनों की बराबर की जिम्मेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। वो दिन चले गए जब पत्नी चुपचाप पति के हर आदेश का पालन करती थी। आज एक स्वस्थ रिश्ते का मतलब है दो बराबर के लोगों के बीच एक लोकतांत्रिक साझेदारी, जहां दोनों की आवाज सुनी जाती है और दोनों के विचारों का सम्मान किया जाता है। अगर आप आज भी पुरानी पितृसत्तात्मक सोच से चिपके हुए हैं, तो आपका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। दूसरी अहम सच्चाई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। आज हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी एक व्यक्तिगत पहचान और अपना एक निजी स्पेस चाहता है। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पहचान को पूरी तरह से अपने पार्टनर में विलीन कर दें। आपके अपने दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने शौक हो सकते हैं और आपका अपना एक करियर हो सकता है। एक अच्छा पार्टनर वो है जो आपकी इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करे और आपको आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करे, ना कि आप पर बंदिशें लगाए। रसल कहते हैं कि जब दो स्वतंत्र और आत्मविश्वासी लोग एक साथ आते हैं तो उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत और खुशहाल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, बल्कि एक दूसरे का साथ चुनते हैं। तीसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी सच्चाई है यौन नैतिकता की बदलती परिभाषा। जैसा कि हमने पहले बात की, गर्भ निरोधकों के आविष्कार ने सेक्स को बच्चे पैदा करने की मजबूरी से आजाद कर दिया है। रसल का मानना था कि इससे नैतिकता की एक नई और बेहतर प्रणाली का जन्म होगा। वो कहते हैं कि शादी से पहले यौन संबंधों को पाप समझना एक पुरानी और अतार्किक सोच है। अगर दो वयस्क लोग आपसी सहमति से और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। उन्होंने ट्रायल मैरिज या परीक्षण विवाह का विचार दिया, जिसमें एक जोड़ा बिना किसी कानूनी बंधन के कुछ समय साथ रहकर ये देख सके कि क्या वो एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए अनुकूल है या नहीं। उनका मानना था कि इससे जल्दी में की गई शादियों और बाद में होने वाले तलाकों की संख्या में कमी आएगी। ये विचार उनके समय में बहुत विवादास्पद था, लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप के रूप में ये काफी हद तक स्वीकार किया जा चुका है। रसल ये भी कहते हैं कि हमें बेवफाई को लेकर अपने दृष्टिकोण को भी बदलना होगा। वो बेवफाई का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि इसे रिश्ते का अंत मान लेना भी सही नहीं है। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है,
अगर कोई एक बार भटक जाए तो उसे माफ करके रिश्ते को एक और मौका दिया जा सकता है, बशर्ते कि दोनों पार्टनर ऐसा करने के लिए तैयार हों। वो कहते हैं कि जलन और अधिकार की भावना से प्रेरित होकर रिश्ते को समाप्त करने की बजाय हमें समझदारी और करुणा से काम लेना चाहिए। ये सारे विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई नए जमाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने पुराने पूर्वाग्रहों और संकीर्ण सोच को त्याग कर रिश्तों को एक नई, ज्यादा खुली और ईमानदार नज़र से देख सकते हैं? ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारे मूल में पुरानी मान्यताएं बहुत गहरी हैं। इस बदलाव को लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही शिक्षा। लेकिन हम अपने बच्चों को रिश्तों के बारे में क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें सच बता रहे हैं या अज्ञानता के अंधेरे में ढकेल रहे हैं? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, अज्ञानता का अंधेरा। हमारे बच्चों को रिश्तों के बारे में क्या सिखाना चाहिए? हम अपने बच्चों को गणित, विज्ञान सब सिखाते हैं, पर जिंदगी जीने की सबसे जरूरी कला यानी रिश्ते निभाना क्यों नहीं सिखाते? कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे को एक बहुत जटिल मशीन चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन आप उसे मशीन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में कुछ भी नहीं बताते। आप उसे बताते हैं कि ये बटन दबाओ, वो लीवर खींचो, लेकिन आप उसे ये नहीं बताते कि इंजन कैसे काम करता है या तेल कहाँ डालना है। नतीजा क्या होगा? जाहिर है, वो बच्चा उस मशीन को या तो खराब कर देगा या खुद को चोट पहुंचा लेगा। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ठीक यही कर रहे हैं जब बात रिश्तों और जीवन की आती है। हम उन्हें दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, उन्हें अच्छे ग्रेड लाने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन हम उन्हें उन विषयों के बारे में कुछ नहीं सिखाते जो उनकी खुशी और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि प्यार, सेक्स और मानवीय रिश्ते। हम उन्हें इस जटिल मशीन यानी जीवन को चलाने के लिए बिना किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अलग कर देते हैं। रसल यौन शिक्षा के एक बहुत अहम समर्थक थे, लेकिन उनके लिए यौन शिक्षा का मतलब सिर्फ जीव विज्ञान का एक अध्याय सिखाना नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था बच्चों को एक व्यापक और ईमानदार शिक्षा देना कि प्यार क्या है, एक स्वस्थ रिश्ता कैसा होता है, भावनाओं को कैसे समझा और संभाला जाता है, और यौनिकता इंसान के जीवन का एक स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा कैसे है। वो उस पारंपरिक तरीके के सख्त खिलाफ थे जिसमें सेक्स को एक गंदी, शर्मनाक और खतरनाक चीज़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो कहते हैं कि जब हम बच्चों से इस विषय पर झूठ बोलते हैं या चुप्पी साध लेते हैं तो हम उन्हें अज्ञानता के अंधेरे में ढकेल देते हैं। इस अंधेरे में वो या तो गलत स्रोतों से आधी अधूरी और हानिकारक जानकारी हासिल करते हैं या फिर उनके मन में सेक्स को लेकर एक अनावश्यक डर और अपराध बोध बैठ जाता है। ये डर और अपराध बोध उनके भविष्य के रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। रसल का मानना था कि बच्चों को उम्र के हिसाब से धीरे धीरे और वैज्ञानिक तरीके से यौनिकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ये शिक्षा घर से शुरू होनी चाहिए, जहां माता-पिता एक खुला और भरोसे का माहौल बनाएं ताकि बच्चे बिना झिझक के उनसे कोई भी सवाल पूछ सकें। इसके बाद स्कूलों में भी एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम के जरिए उन्हें उनके शरीर में होने वाले बदलावों, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भनिरोध और यौन संचारित रोगों के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन ये शिक्षा सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भावनात्मक और नैतिक भी होना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि किसी भी यौन संबंध की नींव आपसी सहमति, सम्मान और जिम्मेदारी पर होनी चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि किसी को उसकी मर्जी के बिना छूना गलत है। उन्हें अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच का फर्क सिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने बच्चों को भावनाओं की भाषा सिखानी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। हमें उन्हें सिखाना होगा कि गुस्सा, जलन और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए। हमें पुरुषों को सिखाना होगा कि रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, और महिलाओं को सिखाना होगा कि अपनी बात कहना और ना कहना उनका अधिकार है। जब बच्चे भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनते हैं तो वो बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर और बेहतर इंसान बनते हैं। वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो बराबरी, सम्मान और आपसी समझ पर टिके होते हैं। रसल हमें चेतावनी देते हैं कि अज्ञानता कभी भी नैतिकता का आधार नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में जिम्मेदार और नैतिक बने तो हमें उन्हें अंधेरे में रखने की बजाय ज्ञान का प्रकाश देना होगा। हमें उन पर भरोसा करना होगा कि सही जानकारी मिलने पर वो सही फैसले लेने में सक्षम होंगे। जब हम अपने बच्चों को प्यार और रिश्तों के बारे में एक खुली, ईमानदार और सकारात्मक शिक्षा देंगे, तभी हम एक ऐसे समाज की नींव रख पाएंगे जो पाखंड और दमन से मुक्त हो। एक ऐसा समाज जहां रिश्ते डर से नहीं बल्कि प्यार से चलते हों। लेकिन क्या ऐसा समाज वाकई बन सकता है? भविष्य में हमारे रिश्ते कैसे होंगे? क्या शादी की संस्था बची रहेगी या इसका रूप पूरी तरह बदल जाएगा?
चलिए इस रोमांचक कल्पना की यात्रा पर चलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9। भविष्य के रिश्ते कैसे होंगे, प्यार और शादी का बदलता हुआ चेहरा। क्या 100 साल बाद भी लोग वैसे ही शादी करेंगे जैसे आज करते हैं, या प्यार का कोई नया रूप हमारे सामने आएगा? अब हम इस ऑडियो बुक के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। अब तक हमने शादी के अतीत और वर्तमान को समझा, लेकिन अब हम भविष्य की ओर देखेंगे। बर्ट्रैंड रसेल सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता भी थे। उन्होंने आज से लगभग 1 सदी पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि भविष्य में इंसानी रिश्ते किस तरह का रूप लेंगे। उनके कई अनुमान आज सच साबित हो रहे हैं। तो चलिए रसेल की आंखों से देखते हैं कि आने वाले समय में प्यार, शादी और परिवार का चेहरा कैसा हो सकता है। रसेल का सबसे अहम अनुमान ये था कि शादी की संस्था धीरे धीरे कमजोर होगी और इसका महत्व कम होता जाएगा। उनका मानना था कि जैसे जैसे औरतें आर्थिक रूप से और ज़्यादा स्वतंत्र होंगी और गर्भनिरोध के तरीके और भी आसान और सुलभ हो जाएंगे, वैसे वैसे लोग शादी के पारंपरिक बंधन में बंधने की जरूरत कम महसूस करेंगे। शादी जो कभी एक आर्थिक और सामाजिक जरूरत हुआ करती थी, वो भविष्य में सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद बनकर रह जाएगी। रसेल ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में लोग एक ही व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताने की पारंपरिक धारणा को चुनौती देंगे। वो मानते थे कि ये उम्मीद करना अवास्तविक है कि 2 लोग 50 या 60 साल तक एक दूसरे से उतना ही प्यार करते रहेंगे। लोगों की भावनाएं और ज़रूरतें समय के साथ बदलती हैं, इसीलिए भविष्य में सीरियल मोनोगेमी यानी एक के बाद एक एकल साथी संबंध का चलन अधिक होगा। लोग कुछ सालों के लिए एक रिश्ते में रहेंगे और जब वो रिश्ता स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा तो वो शांति से अलग होकर अपनी जिंदगी में आगे चले जाएंगे। तलाक को एक असफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन चक्र के सामान्य हिस्से के रूप में देखा जाएगा। लोग कई अलग अलग साझेदारियों से गुजरेंगे और हर रिश्ते से कुछ नया सीखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो रसेल ने देखा वो था परिवार की परिभाषा का विस्तार। पारंपरिक रूप से परिवार का मतलब था एक पति, एक पत्नी और उनके बच्चे, लेकिन रसेल का मानना था कि भविष्य में परिवार के कई अलग अलग रूप सामने आएंगे। सिंगल पेरेंट परिवार, समान लिंग वाले जोड़ों के परिवार और ऐसे कम्युनिटीज जहां कई लोग मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे, ये सब आम हो जाएगा। परिवार का आधार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि प्यार, देखभाल और आपसी सहयोग का रिश्ता होगा। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की होगी। सरकार और समाज बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे, ताकि हर बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिल सके, चाहे उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। रसेल ये भी मानते थे कि भविष्य में प्यार और यौनिकता को लेकर समाज का नजरिया बहुत ज्यादा उदार और खुला हो जाएगा। लोग अपनी यौनिकता को लेकर ज्यादा ईमानदार होंगे और समाज भी अलग अलग तरह के रिश्तों को स्वीकार करेगा। शादी से पहले साथ रहना, बच्चे पैदा ना करने का फैसला करना या शादी ही ना करना, इन सब फैसलों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखा जाएगा और इन पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा। नैतिकता का आधार ये नहीं होगा कि आप समाज के बनाए नियमों का कितना पालन करते हैं, बल्कि ये होगा कि आपके फैसलों से किसी और को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। जब तक कोई रिश्ता आपसी सहमति, ईमानदारी और सम्मान पर आधारित है, तब तक समाज को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं होगा। ये भविष्य की एक तस्वीर है जो रसेल ने खींची थी। इसमें से बहुत कुछ आज हमें अपने चारों ओर घटता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि उनके कुछ विचार आपको बहुत ज्यादा क्रांतिकारी या अव्यवहारिक लगें, लेकिन रसेल का उद्देश्य हमें कोई बना बनाया समाधान देना नहीं था। उनका उद्देश्य हमें सोचने के लिए उकसाना था। वो चाहते थे कि हम आंखें बंद करके परंपराओं को ढोते ना रहें, बल्कि तर्क और विवेक का इस्तेमाल करके अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और ज्यादा खुशहाल दुनिया बनाएं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि नियम और परंपराएं इंसान के लिए बनी हैं, इंसान नियमों और परंपराओं के लिए नहीं। अगर कोई नियम या परंपरा इंसान को खुशी देने के बजाय दुख दे रही है, तो उसे बदलने का समय आ गया है। लेकिन इन सभी बदलावों और विचारों के बीच नैतिकता का असली मतलब क्या है? हमें अपनी जिंदगी के फैसले किस आधार पर लेने चाहिए? इन सभी सवालों का सार और इस पूरी ऑडियो बुक का निष्कर्ष हम जानेंगे हमारे आखिरी अध्याय में। अध्याय नंबर 10, नैतिकता का असली मतलब। अपनी जिंदगी, अपने फैसले। नियमों की भीड़ में अपनी नैतिकता की आवाज कैसे सुने? हम इस वैचारिक यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। हमने बर्ट्रैंड रसेल के साथ शादी, प्यार, परिवार और नैतिकता के इतिहास और भविष्य को खंगाला। हमने देखा कि कैसे समाज के नियम समय के साथ बदलते रहे हैं और कैसे पुरानी धारणाएं आज के समय में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हम अपनी जिंदगी में इन विचारों को कैसे उतार सकते हैं?
बर्ट्रैंड रसेल हमें नैतिकता की एक नई परिभाषा देते हैं जो किसी धार्मिक किताब या सामाजिक परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि तर्क, करुणा और खुशी की खोज पर आधारित है। रसेल के अनुसार असली नैतिकता का मतलब नियमों की एक लंबी सूची का पालन करना नहीं है। असली नैतिकता का सार सिर्फ एक सरल सिद्धांत में छिपा है। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि तुम अपनी खुशी को अधिकतम कर सको, लेकिन इस प्रक्रिया में दूसरों की खुशी में बाधा न डालो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका परिणाम क्या होता है। अगर आपके किसी काम से आपको और दूसरों को खुशी मिलती है तो वो नैतिक है, लेकिन अगर आपके किसी काम से भले ही वो सामाजिक नियमों के अनुसार सही क्यों ना हो, आपको या किसी और को दुख और पीड़ा मिलती है तो वो अनैतिक है। उदाहरण के लिए, एक ऐसी शादी में बंधे रहना जहां रोज संघर्ष और नफरत का माहौल हो, सामाजिक रूप से नैतिक माना जा सकता है, लेकिन रसेल के अनुसार ये पूरी तरह से अनैतिक है, क्योंकि ये इसमें शामिल सभी लोगों को, यहां तक कि बच्चों को भी लगातार दुख पहुंचा रहा है। इसकी तुलना में उस रिश्ते से अलग हो जाना, जिसे समाज अनैतिक कह सकता है, ज्यादा नैतिक कार्य है, क्योंकि ये सभी को उस दुख से आजाद करके एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करने का मौका देता है। रसेल हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले समाज के डर से या अंधविश्वास के आधार पर नहीं लेने चाहिए। हमें हर नियम और हर परंपरा पर सवाल उठाना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि ये नियम क्यों बनाया गया था? क्या ये आज भी प्रासंगिक है? क्या ये लोगों के जीवन में खुशी ला रहा है या दुख? हमें अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी हो जाएं और सिर्फ अपने बारे में सोचें। रसेल करुणा और सहानुभूति पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमेशा अपने फैसलों के प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए कि वो दूसरों पर क्या असर डालेंगे। सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। अपनी खुशी की तलाश करने का अधिकार हमें तभी है जब हम दूसरों की खुशी का भी सम्मान करें। इस ऑडियो बुक का अंतिम संदेश ये है कि आपकी जिंदगी आपकी है और इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ आपका है। किसी और को, चाहे वो समाज हो, धर्म हो या परिवार, ये बताने का अधिकार न दें कि आपको कैसे जीना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करें, दुनिया को समझें और फिर अपने दिल और दिमाग की सुनें। एक ऐसा जीवन बनाएं जो आपके लिए मायने रखता हो, जो प्यार, खुशी और सच्चाई से भरा हो। बर्ट्रैंड रसेल के विचार हमें किसी बंधन में बांधने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें हर तरह के मानसिक बंधनों से आज़ाद करने के लिए हैं। वो हमें एक साहसी, ईमानदार और तार्किक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बर्ट्रैंड रसेल की कालजयी कृति मैरिज एंड मॉरल्स पर आधारित हमारी ऑडियो बुक। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे और रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया होगा। इस लंबी और गहरी ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया और मेरे साथ इस वैचारिक यात्रा को पूरा किया। ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। हमने इस ऑडियो बुक में सीखा कि कैसे शादी और परिवार की संस्थाएं समय के साथ विकसित हुई हैं, कैसे प्यार और सेक्स को लेकर हमारी समझ बदलनी चाहिए और कैसे जलन और अज्ञानता रिश्तों के सबसे अहम दुश्मन हैं। हमने ये भी जाना कि असली नैतिकता नियमों को आंख बंद करके मानने में नहीं, बल्कि तर्क और करुणा के साथ अपनी और दूसरों की खुशी को अधिक करने में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और इसने आपके विचारों को किसी भी तरह से प्रभावित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत अधिक होता है। और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इस पूरी ऑडियो बुक में आपको बर्ट्रैंड रसेल का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। आपके कमेंट्स जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किताबी कास्ट चैनल पर नए हैं और भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।